हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर 4 जो कि हमारा फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट है जो हम करते हैं एस वाई बी कॉम बी एम एस बैफ बी बी आई के लिए। ये कॉमन सब्जेक्ट है हमारे सेमेस्टर 4 का। तो फाउंडेशन कोर्स कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है बच्चों ध्यान में रखना, हमने कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है उसके ऊपर लेक्चर बनाया, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स कई सारे कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं। कुछ होते हैं जो एथिक्स एंड गवर्नेंस लेते हैं, कुछ होते हैं जो एनएसएस के हिसाब से फाउंडेशन कोर्स सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हमने जो लिया है आपके लिए सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स का वो है स्पेसिफिकली सेमेस्टर 4 का कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में बच्चों सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा सिलेबस, यानी कि इस सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स के अंदर, और उसी के साथ साथ हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न को भी देखेंगे। तो जैसे प्रीवियस था हमारा सेमेस्टर 3 जहाँ पर हमने देखा था कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इस सेमेस्टर में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो बिना वक्त जाया किए सबसे पहले हम सिलेबस के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर, आई नो कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग होगा उन बच्चों के लिए जिनको इंटरेस्ट लॉ में नहीं होता है, जिनको इंटरेस्ट आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ में नहीं होता है, और जिनको इंटरेस्ट बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ बच्चों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस बार भी रिपीट हुआ है, जो कि हमारा पार्ट 2 कंटिन्यूएशन है। हमारा पार्ट 1 था चैप्टर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 जो कि FC3 में था। FC4 में भी हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है जहाँ पर हम कई सारे नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मॉड्यूल 1 है यानी कि हमारा यूनिट 1 है वो किस चीज़ से डील करता है। यहाँ पर आते हैं हमारे कंटेम्प्रेरी राइट्स ऑफ सिटीजन्स, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे एज सिटीजन्स क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, उसके बारे में हम अपने यूनिट 1 के अंदर बात करेंगे। जहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। एज कंज्यूमर जो ग्राहक होते हैं उनके क्या अधिकार है उसके बारे में हम जानेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, कौन से ईयर में आया, ये हम सब जानते हैं, 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है, तब से हम इस एक्ट के बारे में जानते हैं। 2016 में उसको और रिवाइज किया गया है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हम देखेंगे, कानून हम देखेंगे जो कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। और कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर मूवमेंट्स ये क्या होते हैं, हम इसको डिटेल में हमारे मॉड्यूल 1 के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम RTI के नाम से जानते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन सेमेस्टर 2 के अंदर कई सारे बच्चों को अगर पता होगा, उनको RTI का एक लेटर जो है वो लिखना होता है। बेसिकली RTI होता क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो भी कंट्री के सिटीजन्स है, यानी कि हम अपने कंट्री की बात करें तो एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया अगर हमारा कोई भी काम डिले होता है तो हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, अथॉरिटीज़ को सवाल पूछ सकते हैं कि हमारे काम में देरी क्यों हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, अब आप जाकर अपना पुलिस वेरिफिकेशन तक का प्रोसेस सब कर कर आए हैं, अब आपके घर पे सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट आना बाकी रह गया है, लेकिन बावजूद इसके पासपोर्ट आने में 6 महीने लग जाएंगे या 6 महीने लग गए हैं। अब आपको तो पासपोर्ट की बड़ी अर्जेंट थी, ज़रूरत थी, तो आपको ये 6 महीने क्यों लगे, मुझे अपना पासपोर्ट मिलने में 6 महीना क्यों लगा है। तो ये सवाल मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से या अथॉरिटी से कर सकती हूँ RTI एक्ट के तहत। राइट टू इन्फॉर्मेशन, मेरा अधिकार है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से सवाल करूँ कि क्यों आपने मेरा पासपोर्ट जो है वो इतना डिले करके मुझ तक पहुँचाया है। तो RTI की जो है वेबसाइट होती है हमारी, वहाँ जाकर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब इसी के साथ साथ सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल होता है, किस तरीके से PIL को फाइल किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट PIL के केसेस है जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सिटीजन्स चार्टर्स, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम अपने मॉड्यूल 1 के अंदर देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, थोड़ा सा ये वाला जो मॉड्यूल है कहीं ना कहीं ये एक बेसिक लॉ से रिलेटेड है जो एज सिटीजन्स हम सबको पता होना ज़रूरी है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मुझे स्टूडेंट हूँ मैं, मुझे इतना सारा लॉ कैसे याद रहेगा, पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट बनकर पढ़ोगे तो डेफिनेटली याद नहीं रहेगा, एक सिटीजन बनकर पढ़ोगे तो अपने अधिकारों के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो ये हमारा मॉड्यूल 1 है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड मॉड्यूल के ऊपर जो कि हमारा मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 जैसे मैंने बोला कि अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट होता है एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड तो वो मॉड्यूल 2 के ऊपर फोकस कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो इकोलॉजी के ऊपर है।
अगर बच्चों आपको याद होगा तो ईवीएस में हमने अपने एफवाई बीकॉम के ईवीएस सेमेस्टर 1-2 के अंदर इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर किया, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के रेफरेंसेस से पूछा गया है तो हम यहाँ भी अपने चैप्टर 2 को ज़रूर पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको कुछ अप्रोचेस को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या होता है, बायोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म, इकोफेमिनिज्म, डीप इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इन कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स है जैसे कि सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल। उसी के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स पार्ट 2 के अंदर हम इक्विटी प्रिंसिपल, पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल, ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो सेक्शन हो जाता है हमारा, नाउ दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, जो एज सिटीजन्स बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि हम बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं। जो बीएमएस बैफ होंगे वो बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ आप करते हैं, और जो बाकी बच्चे हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ नहीं भी कर रहे हो, लेकिन अगर कल जाकर किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है और किस तरीके से हमारे बिजनेस का इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर हो सकता है। तो बेसिकली मॉड्यूल 2 हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हम अपने मॉड्यूल 3 की। तो मॉड्यूल 3 जो है बच्चों, देखो वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 हमने पढ़ा था अपने सेमेस्टर 3 में, पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 4 में। तो यहाँ पर हम कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, उनके फीचर्स और उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि लेज़र टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। उसी के साथ साथ रेडिएशन जो होता है उसके ऊपर पढ़ेंगे, लेज़र का इम्पैक्ट रिमोट सेंसिंग पे कैसे होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जीपीएस मैपिंग जो है वो क्या होता है उसको डिटेल में समझेंगे, मेडिकल यूज़ के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। सिमिलरली सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ेंगे, जहाँ पर हम नेविगेशन, जीपीएस, क्लाइमेट और वेदर एनालिसिस के बारे में भी समझेंगे। अब इसी के अंदर कंटिन्यू होता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी बुलाते हैं, जहाँ पर सैटेलाइट, डिजिटल इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आज की सोसाइटी में, आज की मॉडर्न वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसको हम अपने साइंस आईसीटी के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहाँ पर हम बायोलॉजी, मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो क्रिएट किए जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं, एनिमल, ह्यूमन लाइफ, इन सब का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फिर आती है हमारी नैनो टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, उसका एप्लीकेशन, उसका फिनोमिना किस तरीके से होता है, क्या मटेरियल्स एट लेंथ स्केल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, मेडिसिन में क्या इस्तेमाल होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या होता है, इन सब को हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले यूनिट जो है, मॉड्यूल जो है, उसके अंदर डिटेल में कवर करेंगे। अब हम आते हैं अपने सबसे लास्ट मॉड्यूल की तरफ। जी हाँ बच्चों, लास्ट मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने बीकॉम तो कर लिया, बीएमएस तो कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमको पता ही नहीं है, अचानक से पता चलता है मेरा दोस्त बाहर जर्मनी में जाकर काम कर रहा है, लेकिन जर्मनी में उसको जॉब लग कैसे गई, ये दुबई चला गया, कैसे जॉब लग गई इसको, ये तो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, कैसे बन गया, हमको आइडिया ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। भाई मुझे भी बता दे कहाँ पर ये आईएएस का कोर्स होता है, मैं भी जाकर करूँगा। आईएएस का ऐसा कोई कोर्स नहीं होता है, एंट्रेंस एग्जाम होती है जो हमको देनी पड़ती है, जो कि यूपीएससी, एमपीएससी यानी कि अपनी सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसको बुलाया जाता है, वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको देना पड़ता है इंटरव्यू, इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो फिर आपकी होती है ट्रेनिंग। तो इस तरीके से ये जो नॉलेज है कि हमको क्या बनना है आगे जाके करियर में, उसके लिए क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी होती है, ये हमारे यूनिट 4 का हिस्सा है। अगर आपको याद होगा FC3 के अंदर हमने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ा था कि ऐसी क्या स्किल्स है जो कि ज़रूरी है हमारे लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर हम देखेंगे ऐसी कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो हमारे काम आएगी एज स्टूडेंट्स अपने करियर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जहाँ पर GRE एग्ज़ाम जो है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए होती है, GMAT एग्ज़ाम जो है वो आपको देनी पड़ती है, CAT एग्ज़ाम देनी पड़ती है, SAT एग्ज़ाम देनी पड़ती है। इसी के साथ साथ ये सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम है किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री लेने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको MBA करना है तो CAT एग्ज़ाम जो है वो आपको देनी होती है। तो इसी तरीके से कई सारे एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर एग्जामिनेशंस जो कि अलग अलग जॉब्स के लिए होते हैं, UPSC
जैसे मैंने कहा था आपको यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो उसके लिए ज़रूरी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम्स होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एमपीएससी। अगर हमें महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र से मुझे स्टेट लेवल पर एग्जाम देना है, तो वो होती है मेरी एमपीएससी। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एमपीएससी नहीं लिखा है, तो वो स्टेट लिखा है, किसी भी स्टेट की एग्जाम आप किसी भी स्टेट से देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। फिर आती है, अगर मुझे बैंक में जॉब चाहिए, समझ लो मैं बीबीआई के स्टूडेंट हूँ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का कोर्स किया है, अब मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि मुझे प्रॉपर बैंक में जॉब मिले, क्योंकि हम सब जानते हैं अच्छे से कि आजकल प्लेसमेंट्स का क्या हाल है हमारे कॉलेजेस में। तो मैं कैसे क्लियर करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ? तो आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या बैंक से रिलेटेड कोई ऐसी एग्जाम होती है जो एग्जाम को मैं दे दूँ और बैंक में मुझे जॉब मिल जाए, वो हमारी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स की एग्जाम होती है। इसी के साथ साथ अगर मुझे टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करना है, तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि मुझे टीचिंग में जॉब मिल जाए, तो वो होती है हमारी नेट और सेट की एग्जाम। नेट सेट की एग्जाम यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जब आप इन टेस्ट के लिए अपीयर करते हो, ऐसे एग्जाम्स को देते हो, उनको क्वालिफाई कर जाते हो, तो आप एक टीचिंग प्रोफेशन के लिए कंप्लीटली एलिजिबल हो जाते हो। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्स के बारे में बात। अब ये जो सॉफ्ट स्किल्स है जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कौन से एरियाज़ में टेस्टिंग होती है। अब ये टेस्ट क्या चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, यानी कि अगर मैं ये टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या क्वालिटी ढूंढ रही हूँ उन कैंडिडेट्स में जो कि क्वालिफाई कर जाए इस टेस्ट को। देखो ये कभी मत सोचना कि तुक्का लगा दिया हमने, 1 2 3 4 कर दिया तो अपने आप हमको क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई हो भी जाते हो तो इंटरव्यू में जाकर फेल हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पर कौन से सॉफ्ट स्किल्स की तलाश कर रही हूँ मैं उस एक कैंडिडेट के अंदर जो इन एग्जाम्स को अपीयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से एरियाज पे टेस्ट किया जाता है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी हमारी कैसी है, नंबर्स की एबिलिटी, नंबर्स को समझने की, कैलकुलेटिव कितने फास्ट है हम, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पर अगर आपने फॉर एग्जाम्पल देखा होगा, अगर एक फोटो की तरफ देख कर बोला जाता है कि ये जो है इस फोटो में ये मेरी इकलौती बहन है, तो मेरा उससे क्या रिश्ता होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। और कई सारे सेक्टर्स है, मैंने सिर्फ एक ब्लड रिलेशन का एग्जांपल लिया, तो ये सारे लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा है, जहां पर हम ये देखना चाहते हैं कितना लॉजिकली आप सोच पाते हैं। फिर आता है हमारा क्रिएटिव और लेटरल थिंकिंग, जो कि हमारे सॉफ्ट स्किल्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब कई सारे थियोरीज हैं, मोटिवेशन के टाइप्स है जो हम देखने वाले हैं। गोल सेटिंग, स्मार्ट गोल्स किसको बोलते हैं, बेसिकली हम उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं आप। जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे ना, तो हम कई सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखा करते थे, ढूंढा करते थे कि 3 महीने में 12th कैसे क्लियर कर ले। तो वहाँ पर कुछ लोग होते थे जो ऐसे वीडियो बनाते हैं कि देखो आप सुबह उठ के 4:30 बजे पढ़ने बैठ सकते हो, फिर आप थोड़ा सा 1 घंटे का ब्रेक ले लो, ब्रेकफास्ट कर लो, फिर 15 मिनट आप अपना सोशल मीडिया को चला लो, फिर आप इतने घंटे पढ़ने बैठ जाओ, अब आप चैप्टर्स को डिवाइड कर दो। ऐसा जो टाइम टेबल बनाया जाता था ना, ये यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, माइंड माई वर्ड्स बच्चों, ऐसा कोई भी फॉलो नहीं करता है। हम बनाते तो बहुत कुछ है, ऐसा स्केड्यूल बनाकर रखते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, राइट। लेकिन क्या हम अपने टाइम को कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर मैनेज कर पाते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का। नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप टाइम टेबल बनाइए, आप मत बनाइए टाइम टेबल, आप एक टू डू लिस्ट बनाइए कि आज के दिन मुझे इतने टॉपिक्स को कवर करना है, स्टडी करना है। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो। इतने स्टिपुलेटेड टाइम आपको दिया गया है, समझ लीजिए कल एग्जाम है आपकी, तो एग्जाम के पहले पहले का जो टाइम होता है वो आप कितने अच्छे से मैनेज करते हो अपने साथों के साथ सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की क्वालिटी क्या आपके अंदर है। फिर कुछ राइटिंग स्किल्स है, जैसे कि आपको पैराग्राफ राइटिंग आएगा, आपको रिपोर्ट राइटिंग आएगा, किस तरीके से आरटीआई एक्ट के तहत हम आरटीआई को फाइल करते हैं। कंज्यूमर ग्रीवियंस लेटर, क्या आपको कंज्यूमर ग्रीवियंस लेटर लिखना आता है। ये सारी चीज़ें क्या है जो मैं आपको बोल रही हूँ, इसको हम डिटेल में जब हमारा सब्जेक्ट एंटायरली चैप्टर 1 के साथ शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। और हम कोशिश करेंगे एग्जाम के पहले पहले आपका कंप्लीट हो जाए पूरा सिलेबस, ताकि एग्जाम के टाइम पे जब भी मेरे बच्चे चाहे मेरे लेक्चर्स को रेफर करके रिविजन कर सकते हैं। अब ये तो बात थी बच्चों हमारे सिलेबस की। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, भले आप बैफ के स्टूडेंट रहो, बीबीआई के रहो, बीएमएस के रहो, बीकॉम के रहो, बीए के रहो, बीएससी के रहो, जिस किसी भी कोर्सेस में
FC कंटेम्प्रेरी इशू है सेमेस्टर 4 के अंदर, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन पेपर पैटर्न किसी के लिए चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, कॉलेजेस अगर चाहे तो कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन, मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जो पेपर पैटर्न है बेसिकली ये इंटरनल्स का है। इंटरनल्स कॉलेज के हाथ में होता है कि वो 20 मार्क्स की एग्जाम भी ले सकती है। 5 मार्क का आपको प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दे दिया, या फिर एंटायरली जैसे बीकॉम को इंटरनल एग्जाम तो नहीं होती है, तो बीकॉम के लिए क्या कर सकते हैं, 25 मार्क का प्रोजेक्ट या असाइनमेंट वर्क उनको दिया जा सकता है। ओके तो ये कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल असेसमेंट आपका कैसे करती है। मैं जो क्वेश्चन पेपर की बात कर रही हूँ बच्चों, वो है टोटल 75 मार्क्स के लिए, जो कि 2.5 घंटे का होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1A will be asked on meaning और definition of concept terms from all the modules। तो यही सेम चीज़ बच्चों हमने क्या की है, हमारे सेमेस्टर 3 की एग्जाम जो अभी अभी बीती है उसके अंदर हमने सेम चीज़ को किया है। क्वेश्चन नंबर 1A हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है, या फिर डेफिनेशन लिखो या तो उसका मीनिंग लिखो, जो भी आपको पूछा गया हो वो आपको क्या करना है, लिखना है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 1A। तो यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। ओके, ईच विल बी ऑफ 3 मार्क्स, यानी कि एक कॉन्सेप्ट 3 मार्क का होगा, तो 5 3 15। अब इसके अगेंस्ट में जो आपको पूछा जाता है वो होता है और का मतलब या तो आप इसको सिलेक्ट करो या तो आप इसको सिलेक्ट करो। एंड नहीं है, एंड होता है तो दोनों लिखना होता है। और का मतलब दोनों में से कोई एक। हम कहते हैं ना, या तो तुम उसे चुनो या मुझे चुनो, या होता है यहाँ पर, वो जो या है वही हमारा और है। Okay, now question 1B will be asked on the topic of the project or assignment done by the student during the semester। अब जैसे इंटरनल असेसमेंट में आपको एक प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो है वो कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1B आपका प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। समझ लो टीचर ने आपको दिया राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स के ऊपर प्रोजेक्ट बनाकर लेकर आओ। अब आपने जो भी प्रोजेक्ट के दौरान, असाइनमेंट के दौरान काम किया है, बस उसकी एक पूरी समरी 15 मार्क्स की जो है वो आपको लिखनी होती है अपने प्रोजेक्ट या इस प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। लेकिन मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ रेफर करती हूँ, और वो है बच्चों आपको एक ही काम करना है। वो काम क्या करना है, आपको काम ये करना है, हमेशा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है, आपको कॉलेज से प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर प्रोजेक्ट किया ही नहीं है तो वहाँ जाकर आप ब्लैंक हो जाओगे, कुछ नहीं लिख पाओगे। तो बेसिकली या तो ये जो कि होता है आपके पूरे 15 मार्क्स के लिए। तो कॉन्सेप्ट को अगर आप अटेम्प्ट करते हो, 15 मार्क्स बड़ा आसान है आपके लिए यहाँ पर ग्रैब करना। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, जहाँ पर इंटरनल ऑप्शन होता है। इंटरनल ऑप्शन यानी कि इस तरीके से कुछ आपको होगा, क्वेश्चन नंबर 2A और B, या तो A या तो B लिखना है। तो ये आता है आपका मॉड्यूल 1 से, जो कि पूरे 15 मार्क के लिए होता है। अब मैंने आपको कुछ कहा था ना कि कॉलेज चाहे तो कॉम्बिनेशन रख सकती है। ये कॉम्बिनेशन क्या है, कॉलेज चाहे तो इस तरीके से दे सकती है आपको पेपर में, 8 और 7 के कॉम्बिनेशन में और 8 और 7 के कॉम्बिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके A, B और C, D आ सकता है। और CD देखो 15 मार्क्स तो ये दो मिलाकर भी होते हैं, ये दो मिलाकर भी होते हैं। कॉलेजेस टू कॉलेजेस डिपेंड करता है कॉलेज आपको किस तरीके का पेपर पैटर्न देती है। मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न ये है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस यही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर A, B आपको लिखना है या फिर CD। ये गलती कभी मत करना बच्चों कि आप B और C अटेम्प्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो 2 पूछा था, मैंने तो 2 लिखा है, टीचर को तो मार्क्स देना पड़ेगा ही। अभी ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी का रूल हमको कहता है अगर B और C ऐसा सिलेक्ट किया बच्चे ने, या फिर A और D सिलेक्ट किया, या वाइसा वर्सा, अगर ये और के ऑप्शंस में से आप या तो इनको करेंगे या तो ये दोनों को करेंगे, लेकिन आप क्या करते हैं, आप टीचरों को ही ऑप्शन दे देते हो। आपने B अटेम्प्ट किया और D अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पर एज पर रूल हमको बोला जाता है, क्योंकि आपने वायलेट किया है एक लॉ को, एक कानून को, जो कि आपको नहीं करना था। यहाँ पर अगर आपने B का बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, तो मैं आपको या तो B के लिए मार्क्स दूंगी या तो D के लिए मार्क्स दूंगी। अब ये बिल्कुल भी मत सोचना मुझे यहाँ पर जो है 15 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, या 12 या 13 या 14 जो भी लिखा है आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा।
अगर आपने बी लिखा है और डी लिखा है तो या तो मुझे बी का आंसर लगता है ज़्यादा फीजिबल है तो मैं बी को मार्क्स दूंगी, या तो बी अगर अच्छा नहीं लिखा है डी अच्छा लिखा है तो मैं डी के लिए मार्क्स दूंगी। दोनों में से किसी एक ही ऑप्शन के लिए मैं आपको मार्क्स दे सकती हूँ। तो बच्चों ये गलती बिल्कुल भी मत करना, जब आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं ऑप्शन में से आप हमें ऑप्शन ना दें, आप क्लियरली अपने आंसर्स को मेंशन करें, क्योंकि मार्क माय वर्ड्स मॉडरेटर्स आते हैं तो बिल्कुल भी हमको इजाज़त नहीं होती इस चीज़ की कि हम ऐसे मार्क्स आपको दे दे। तो ये मिस्टेक बिल्कुल आप मत कीजिएगा। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर इंटरनल ऑप्शन होता है मॉड्यूल 1 से ए और बी, सेम होता है आपके मॉड्यूल 2 में ए और बी। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक और 5 तक भी सेम ही आता है। बस इतना याद रखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं ए और बी का, वो किस तरीके का होता है। मॉड्यूल 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 में मॉड्यूल 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में मॉड्यूल 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 5 में होता है आपका मॉड्यूल 4। तो इस तरीके से सारे मॉड्यूल्स को यहाँ पर हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। इंटरनल ऑप्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मॉड्यूल 1 के अंदर से ही आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए और बी। मॉड्यूल 1 के अंदर से ही ए और बी पूछा जा रहा है, मॉड्यूल 2 के अंदर से ही ए और बी, 3 के अंदर से ही ए और बी, 4 के अंदर से ही ए और बी। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर है, जो हमारा यूनिट 1 आता है यहाँ पर, वो यहाँ पर आएगा। फिर हमने जो सेकंड देखा इकोलॉजी, जो कि यूनिट 2 है हमारा या मॉड्यूल 2 है हमारा, यहाँ आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारा वो यहाँ पर आएगा। और लास्ट में हमने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में अभी देखा, वो आता है हमारे यूनिट या मॉड्यूल 4 के अंदर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है, जो आपको इसी सीक्वेंस में आएगा, इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। कॉलेज ने अगर आपको कॉम्बिनेशन दे दिया 8 और 7 का, वेल एंड गुड, मार्क्स सिक्योर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपने ये जो लिखा सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 पॉइंट्स लिखे, तो 15 में से सीधे सीधे आपके मार्क्स जो होते हैं वो 7 मार्क्स तक आ जाते हैं। उससे ज़्यादा आप सिक्योर ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पॉइंट ही नहीं लिखा है, राइट। लेकिन अगर 8 और 7 का कॉम्बिनेशन आता है, आपने 8 पॉइंट लिखे हैं, 8 के 8 पॉइंट आपने बहुत अच्छे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिए हैं, तो वहां पर 8 में से बेस्ट आपको 7 मिलने के चांसेस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया 7 मार्क्स का, 7 में से 6 मिल गए, तो एटलीस्ट 15 में से जो है वो आपको 13 मार्क्स तो मिल रहे हैं, या 14 मार्क्स तो आपको मिल ही रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको इन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। आई होप वी आर वेरी क्लियर विद द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, हमको समझ में आ गया है। कोई घाई नहीं करनी एग्जाम के टाइम पे, आराम से कॉन्सेप्ट्स को समझो, टीचर्स के लेक्चर्स को ज़्यादा अटेम्प्ट करो, क्योंकि उन्हीं के अंदर आपको जो है अपना क्वेश्चन बैंक भी मिल जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, तो इस चैप्टर के ऊपर हम फोकस करेंगे अच्छे से। अगर पास होना है तो सीधे सीधे हमने सोच लिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना ही नहीं है या इकोलॉजी करना ही नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते, स्किप कर देते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने मार्क्स को हमको कहीं भी जाने नहीं देना है। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ कंज्यूमर्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।